नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और एक बार इस सेशन के अंतर्गत जो है आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी लोगों को पता है कि 19 तारीख से जो है आपके फोर्थ ग्रेड के एग्जाम जो है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। और हमें आशा है कि आपकी तैयारी जो है या आपने जो भी इसकी रणनीति के अनुसार जो आप चले होंगे उसके अनुसार आपने एक बार तैयारी बहुत अच्छी कर ली हो। हम इस सेशन के अंतर्गत 8-10 मिनट के अंतर्गत वो चीज जानना चाहेंगे या वो सारी चीजों के ऊपर अपन बात करेंगे जो आपकी महीनों की तैयारी को कहीं न कहीं क्षति पहुंचा सकती है, कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है, या कहीं न कहीं आपकी तैयारी के लिए जो आपने रणनीति बनाई थी उसमें कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न कर सकती है। कारण क्या होता है, तैयारी अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमें पता है कि हमारे एग्जाम के अंदर जो हमारा कक्षा रूम होता है या आपके वहां पे जो परीक्षा हॉल होता है, उस परीक्षा हॉल में भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे चयन करने में या हमारा सिलेक्शन लेने में। हम आज इस सेशन के अंतर्गत इस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे कि वो सारी चीजें जो हमें परीक्षा हॉल के अंदर ध्यान रखनी होती हैं या जिसके ऊपर हमें कार्य करना होता है। क्योंकि परीक्षा हॉल के अंतर्गत आप जितने भी मिनट्स या घंटे बैठोगे, उस घंटे के अंतर्गत आपके वो केवल आपके लिए वो जो 1.5 घंटा या जो 2 घंटे हैं वो घंटे नहीं है। वो 2 घंटे आपके पहले की गई 2 महीने, 4 महीने, 8 महीने या साल भर की तैयारी का मूल्यांकन है। तो हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि हमारी महीनों की तैयारी जो है वो कुछ मिनटों के अंदर खराब हो जाए या कुछ मिनटों के अंदर जो है वो खत्म हो जाए। इसके लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, मेरी तरफ से यदि आप एडवाइस मानो तो मैं आपको एडवाइस जो देना चाह रहा हूं बड़ा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मेरे दोस्तों कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के तौर पर ध्यान रखनी चाहिए, जो हमें साइकोलॉजिकल ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो हमारे साथ में आ सकती है। आप सब लोगों को पता है हमने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जाना है या जो कुछ भी आपने अभी तक तैयारी की है, वो सारा का सारा डेटा आपके एक सबकॉन्शियस माइंड के अंदर या मन के अंदर एकत्रित है, जो परीक्षा के अंदर आपके चेतन मन में आएगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आप कोई भी कार्य करो तो जब आपकी प्रक्रिया चल रही होती है, मतलब जब आप प्रोसेस कर रहे होते हैं और जब आप परिणाम पर जाते हैं, तो इस प्रोसेस और परिणाम के अंतर्गत एक ब्रेक की जरूरत होती है ना। अभी तक आप 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने से पढ़े जा रहे हो। अब आप 19 तारीख से लेकर के आपके जो एग्जाम शुरू हो रहे उसमें आप बैठोगे, तो ये तो आपकी प्रक्रिया चल रही है। अब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो परिणाम निकालोगे, तो परिणाम निकालने के लिए वही सारी चीजें जो मैं अभी आपको कह रहा हूं कि एग्जाम हॉल के अंतर्गत आप जाओगे, परिणाम निकालने की कोशिश करोगे, तो परिणाम से पहले ब्रेक चाहिए। क्यों ब्रेक चाहिए, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जब आप मन से, आपके अवचेतना से जब कोई चीज चेतना में आती है, तो यदि आप मान लीजिए कि 19 तारीख को आपके एग्जाम है और आप 19 तारीख सुबह तक पढ़े ही जा रहे हैं, मतलब आपकी प्रक्रिया चल रही है, इसके अंदर क्या नहीं आया, ब्रेक नहीं आया। और ब्रेक नहीं आने का साफ अर्थ है कि अवचेतना से आपका कंटेंट चेतना में आने में क्या रहेगी, आपकी समस्याएं रहेगी, निकल करके बाहर ही नहीं आ पाएगा। ये ठीक वैसे ही है कि आप कंप्यूटर को जब तक एक बार पूरा का पूरा, अगर आपको पता है कि आपने 3 घंटे 4 घंटे तक काम कर लिया, उसको सेव करना है, तो सेव करने के बाद में हम उसको थोड़ा सा ब्रेक देते हैं, प्रोसेसर को रोकते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो हमें अगर उस चीज को रिफ्रेश करनी है तो अवचेतन मन क्या करेगा कि आप 19 तारीख तक सुबह तक पढ़ते जा रहे हो, तो इसकी प्रोसेस बंद ही नहीं हुई, तो अवचेतन मन को टाइम ही नहीं मिला आपकी फाइलों को सही तरीके से सेव करने का। इसीलिए अगर आपके 19 तारीख को अगर एग्जाम है तो आप 18 से एक बार पढ़ना रोक दीजिए, पूरा दिन रिलैक्स लीजिए और पूरे दिन में जहां पे आपका सेंटर है वहां पे पहुंचिए, वहां पे कोई बढ़िया घूमने की जगह है तो वहां पे घूमिए, अपनों से बातचीत कीजिए, गाने सुनिए, जो भी आपको करना है करिए। इस एनवायरमेंट से एक बार बाहर निकलिए, क्योंकि बाहर निकलोगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रेडी हो जाएगा। आपने 8-6 महीनों में जितनी भी तैयारी की होगी वो सारे डाटा एक व्यवस्थित जगह पर क्या हो जाएंगे, आपके एकत्रित हो जाएंगे। और एकत्रित हो गए तो एग्जाम हॉल में जब चेतना के अंतर्गत आने में उसको क्या नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। तो आपके 6 महीने की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं एक दिन आपको रिलैक्स लेना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम से आधे घंटे पहले भी किताबें टटोलते रहेंगे, इसका भारी नुकसान होता है। आपने व्यक्तिगत भी अनुभव किया होगा, मानते हैं कि 1 मिनट इंपॉर्टेंट होता है,
लेकिन जो हो गई वो हो गई। अब एक दिन में हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कोई बड़ा परिणाम बदल देंगे। इससे बच्चा रिलैक्स मोड में चले जाए। जिसको 20 का एग्जाम है वो 19 को रिलैक्स ले ले, जिसको 21 का एग्जाम है वो 20 का रिलैक्स ले ले। यानी कि आपको लगभग 24 घंटे पहले एग्जाम से लगभग आपको पढ़ना क्या कर देना है, एक बार बंद कर देना है, उस एनवायरमेंट से बाहर निकलना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बढ़िया काम करेगा और आराम से जो है वो प्रश्न वहां पे निकल करके आएंगे। तो इसका एक कारण और भी होगा, अगर आप 24 घंटे पहले पढ़ाई बंद कर दोगे ना, तो आप इमोशनली जो है ना थोड़े से क्या हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, है ना। एक वो परीक्षा का जो भय हमारे अंदर चल रहा है, एग्जाम में देना है देना है देना है, उस इमोशन से थोड़ा बाहर निकलोगे और एग्जाम में जाकर के बैठोगे तो सामूहिक रूप से आप अस्थिर रहोगे। आपके अंदर एक भय नहीं रहेगा, आपके अंदर एक डर नहीं रहेगा। उससे आपके जितने भी त्रुटिपूर्ण प्रश्न होते हैं जिनको आप गलत करने की कोशिश करते हो ना, वो प्रश्न आपके थोड़े से क्या हो जाएंगे, सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि हम भय वाले माहौल से, परीक्षा के डर से ही एग्जाम में जाकर के बैठ गए, तो आप बैठते ही आप देख करके लग जाना कि आप जैसे ही एग्जाम के अंतर्गत बैठोगे, ये आपके इमोशनल या सांवेगिक रूप से जो अस्थिरता होगी वो कहीं ना कहीं आपके 2-4 प्रश्नों का नुकसान कर देगी, 2-5 प्रश्नों का नुकसान कर देगी। तो एक ये बेनिफिट और भी होगा कि हम 24 घंटे से पहले पढ़ना छोड़ेंगे तो परीक्षा के भय से थोड़े से क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। बढ़िया फ्रेश माइंड से आप अंदर जाकर के बैठोगे, आपको चिंतन करने का एक अच्छा अवसर मिलेगा। ये ठीक वैसे ही है। आपको पता है कि घर के अंदर जब आप आके आटा चक्की चलती है, उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, 8-10 घंटे से चल रही है ना, तो फिर उसके अंदर भी आटा चिपकने लग जाता है या इतना गर्म निकलने लग जाता है कि वो थोड़ा थोड़ा जला हुआ दिखता है। कारण क्या है कि रिलैक्स देना पड़ेगा। कोई नई चीज उसके अंदर एंटर करनी है तो उस जो पट्टा घूम रहा है उसको रोकना पड़ेगा ताकि आगे वाली चीज सही आए। तो हमारा दिमाग भी पढ़ते पढ़ते चिंतन कर रहा है, एक बार इस चिंतन को रोकना पड़ेगा, है ना। आपको दूसरी अवस्था में आना पड़ेगा। तो आप जैसे अवस्था बदलोगे, जैसे उद्दीपक बदलोगे, आप जैसे नए एनवायरमेंट में जाओगे, तो आप उस स्तर का चिंतन कर पाओगे जिस स्तर का एक परीक्षा हॉल में करना पड़ता है। यानी कि 24 घंटे पहले पढ़ाई छोड़ने पर आपका चिंतन स्तर जो है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपका जो सोचने का जो तरीका है उसमें भी क्या आएगा, आपके बदलाव आएगा। अब देखो, याद किया हुआ कंटेंट आपको याद आएगा, सामूहिक रूप से अस्थिर रहोगे तो प्रश्न गलत नहीं होंगे, और आपके चिंतन या सोचने की क्षमता जो होगी, समस्या समाधान की जो क्षमता होगी, वो भी हल्की सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक दिन नहीं पढ़ने का नुकसान इतना है कि हमें ऐसा लगेगा कि शायद एक दिन पढ़ लेते तो हम कुछ बेहतरीन कर लेते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने जो पहले पढ़ रखा है उसको बेहतर करने के लिए रिलैक्स मोड में जाना जरूरी है। आराम, एक दिन का आराम कम से कम उसको देना आपके लिए जरूरी होता है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी मैं ये सारी बातें नहीं करूंगा कि तुम रोल नंबर ध्यान से भरना, साइन जो है वो ध्यान से करना, गलत मत करना, ये तो आप खुद भी समझदार हो, इस प्रकार की त्रुटियां आप भी नहीं करोगे, तो ऐसी चीजों के ऊपर अपन बात नहीं करेंगे। एक और किस चीज का ध्यान रखना है, भावात्मक रूप से मजबूत रहना है। देखो ये बड़ी गलती होती है, भावात्मक रूप से क्या रहना है, आपको मजबूत रहना है। आपको ध्यान रखना है कि आप परीक्षा के अंतर्गत बैठे हैं, तो बैठने के बाद में हम कभी कभी क्या हो जाते हैं कि भावुक हो जाते हैं, और भावुकता के चक्कर में जो प्रश्न हमको नहीं आ रहे होते ना, उसमें भी हम तुक्के लगा करके आ जाते हैं, या इतने अधिक प्रश्नों के अंदर तुक्के लगा देते हैं कि हमने जो सही किए होते हैं उसके अंक भी हमें क्या पड़ जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जाकर के जब आप पेपर पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है पेपर किस स्तर का है। पेपर निम्न स्तर का है, पेपर सामान्य स्तर का है, या पेपर उच्च स्तर का है, हमें यह तय करना पड़ेगा। आप जब क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो आपको खुद को ही अनुमान लग जाएगा कि पेपर बिल्कुल डाउन आया है, मीडियम आया है, या फिर इतने लेवल का आया है जो बहुत ज्यादा हाई है। क्योंकि तीनों कंडीशन में हमें प्रश्न अलग अलग तरीके से करने पड़ेंगे। पेपर निम्न स्तर का है तो हमें भी पता है कि मेरिट जो होगी वो क्या जाएगी, हाई जाएगी, तो हमें अधिक प्रश्नों को जो है अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मध्यम स्तर का है तो मीडियम जाएगी, ठीक। उच्च स्तर का है तो कम जाएगी। अब पेपर बड़े लेवल का है, हम प्रश्न कम भी सही करते तो हमारे सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते। पेपर तो उच्च स्तर का है, हमने प्रश्न बहुत ज्यादा कर दिए, हमारे सिलेक्शन के चांस कम पड़ जाते। हमें इस चीज का ध्यान रखना है। बच्चे बहुत भावुक होते हैं, तो हमें पहले जाकर के पेपर का स्तर पता करना है कि किस स्तर का पेपर है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्नों को क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्नों को क्या करेंगे, समझेंगे। जैसे सपोज मानो भाई निम्न स्तर का पेपर है, तो जाहिर सी बात है हमें 100-110 तक बढ़ना पड़ेगा। भाई बहुत लो कैटेगरी का अगर पेपर आ गया तो हमें 100 प्लस क्वेश्चंस को लगभग क्या करने पड़ेंगे, सही करने पड़ेंगे, तभी तो हम मेरिट में आएंगे, है ना। मान लीजिए सामान्य कंडीशन का पेपर आ गया तो अपन मानते हैं कि 90 से लेकर के 100 प्रश्न या 105 तक खींच करके, या 95 से लेकर के 100 प्रश्नों तक हम करेंगे, तो मध्यम स्तर में हमारा हो जाएगा। उच्चतम स्तर का पेपर आ गया, बहुत लेवल का पेपर आ गया,
और आपको ये लगता है कि इतने स्टैंडर्ड का पेपर है कि ये 4th ग्रेड से तो बहुत ज्यादा अपर लेवल का है, तो हो सकता है हमारे पास में 75 से 90 प्रश्न करने पर भी हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि हमें किस स्तर तक जाना है। तो जिस स्तर का पेपर होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपके प्रश्नों को क्या करना है, सही करना है। हम यही तो गलती कर लेते हैं, जैसे अभी 2nd ग्रेड के पेपर हुए थे, बच्चों ने यही तो गलती कर दी। उच्च लेवल का तो पेपर आ रहा है, बच्चे 80 90 प्रश्न जो है आपके पहले पेपर के अंदर अटेम्प्ट करके आ गए, तो फिर जो 40 एक सही हो रहे थे वो भी गलत हो गए और उनका पहला पेपर क्लियर ही नहीं हो पाया। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी होती है, ये तरीका होता है, इसी के अकॉर्डिंग पेपर सोल्व होता है। आप एग्जाम में जो पेपर पे OMR के सामने जो पेन लेकर के बैठते हो तो वहां पे भी कुछ साइकोलॉजी काम करती है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, ये ध्यान रखना। एक मैं आपको कहूंगी, अगर एवरेज पेपर अगर आपको मिल जाए, सामान्य पेपर अपन लेकर के चलते हैं, ऐसा पेपर मिल जाए तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है। तो पहले स्कोर सुनो। यदि आपने 80% या 80 क्वेश्चंस आपने सही अटेम्प्ट कर लिए, पहले राउंड में आपको केवल वही प्रश्न करने हैं जिसके उत्तर आपको कंफर्म आते हैं। अब आपको पता चला कि 80 क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से ही क्या आ रहे हैं, परफेक्ट आ रहे हैं, 80 क्वेश्चंस के आंसर आप पहले से ही दे पा रहे हो। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि अपन को अधिकतम तुक्के 10 से 12 प्रश्न में ही लगाने, इससे ज्यादा नहीं जाना है ना। 10 से 12 प्रश्न भी वो सिलेक्ट करने हैं जिसमें आपको 50% भरोसा हो कि हाँ इसका उत्तर ये होगा। क्योंकि कारण क्या होगा कि 10-12 में से अगर 50-50 का भी रेशो रहेगा ना, तब अपने इस 80 अंक के ऊपर या सॉरी 80 नंबर के ऊपर जो है ना, इसका क्या नहीं पड़ेगा, 80 क्वेश्चंस के ऊपर क्या नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अपन ने यहाँ पे मान लीजिए कि 15-17 तुक्के लगा दिए और ऐसे प्रश्नों में तुक्के लगा दिए जिसके ऊपर हमें कुछ भी नहीं पता हो, और इसमें यदि आपने कर दी और अपना भाग्य खराब रहा और 15 में से 15 ही तुक्के गलत लग गए, तो हमने जो ये 80 अंक सही किए थे इसके ऊपर भी, या 80 प्रश्न सही किए थे उसके ऊपर भी नकारात्मक प्रभाव आएगा। तो ये ध्यान रखना। और यदि आप कोशिश करना 90+ क्वेश्चंस यदि आपने वाकई में अटेंड कर लिए सही, तो मेरा तो व्यक्तिगत डिसीजन है, देख लेना 2-4 प्रश्न ऐसे नजर आ जाएं जिसमें आपको संभावना हो कि सही हो सकता है, तो उसमें तुक्के लगाना, बाकी बचने की कोशिश करना कि हम नहीं करेंगे। कब? जब पेपर नॉर्मल लेवल का हो, सामान्य श्रेणी का पेपर हो, और आपने 90 से ज्यादा क्वेश्चंस को क्या कर दिया, अटेम्प्ट कर दिए, तो तुक्के लगाने से बचना। 95 तक पहुंचना है आपको, लेकिन फिर भी आपको 100 तक भी पहुंच जाओ, लेकिन कोशिश ये करना कि ऐसे प्रश्न के अंदर तुक्के लगाए जिसमें हमें संभावित उत्तर का पता हो कि ये हो सकता है, ऐसे में लगाना है, बाकी नहीं लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गई आपकी मेन। कई बार ऐसा होता है कि पेपर मान लीजिए बड़ा निम्न स्तर का आ गया, या पेपर क्या आ गया आपके सामान्य स्तर का आ गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो है तो नॉर्मल है, लेकिन कभी हमें पढ़ने में नहीं आए, कभी हमने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, या हमने उनको नजरअंदाज कर दिया कि यहां से क्या आएंगे और वहां से प्रश्न आ गए, और फिर आप पेपर कर रहे हो और आपको पता चला कि आपके कोई 60-65 प्रश्न ही सही हो रहे हैं, या 50-60 पर जाकर के आप रुक गए हो कि इससे आगे जो क्वेश्चन से सही नहीं हो रहे। पेपर उच्चतम स्तर का है तो 50-60 बहुत होते हैं, है ना, उसमें कम तुक्के लगाना। सामान्य या निम्न स्तर का और 50-60 ही हो रहे, फिर तो आपको तुक्के पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हम वैसे चयन वाले भाग में तो नहीं जा रहे, अब अपन भाग्य को आजमाएंगे। ये ध्यान रखना। OMR हाथ में आती पहले राउंड के अंदर भाग्य को नहीं आजमाना है। भाग्य को आजमाने के लिए दूसरे-तीसरे राउंड का इंतजार करना है कि 2 राउंड में हमने कितने क्वेश्चंस जो है सही निकाल लिए। पहले राउंड में वो क्वेश्चंस जो हमको पूरे आ रहे हैं, दूसरे राउंड में वो क्वेश्चंस जिसमें 10% अपन को जो है संभावना लग रही है कि ये गलत हो सकता है, 80% विश्वास से, वो 2 राउंड करने के बाद तुक्के के ऊपर निर्णय करेंगे कि हमें भाग्य आजमाना है कि नहीं आजमाना है। तो इसीलिए क्वेश्चंस की टोटलिंग साथ साथ करते रहना कि पहले राउंड में कितने सही हो गए, दूसरे राउंड तक अपन कितने पहुंच गए, इसका ध्यान रखना। अधिकांश बच्चों के चयन रुक जाने का, या अधिकांश बच्चों के जो है आपके परीक्षा के अंतर्गत सिलेक्शन नहीं होने का एक बड़ा कारण यह भी रहता है कि हम पढ़ते समय तो स्ट्रेटजी का प्रयोग करते, रणनीति का प्रयोग करते, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर इन सारी बातों को अपन नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि ये बात सही भी है कि वो अंदर का एनवायरमेंट होता ही है, सही है। एक तो हमें कैरियर की चिंता है, एक हमारा एक लक्ष्य रुका हुआ होता है, एक हमें ये नौकरी चाहिए होती है, तो कई स्ट्रेस लेकर के हम एग्जाम के अंदर बैठते हैं। उस समय अपने जो दबाव है, अपने जो स्ट्रेस है, अपनी जो टेंशन है, और एक तरफ इमोशन है, तो इमोशन को इतने अस्थिर रखने हैं कि वो स्ट्रेस हमारे ऊपर भारी नहीं हो जाए, और ये काम मुश्किल होता है। तो कक्षा के अंतर्गत इन चीजों का भी आपको क्या रखना है, ध्यान व्यवस्थित रखना है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की गलती मत करना। ये तो हो गई आपकी मेन स्ट्रेटजी। इसके बाद में आपको एक चीज के ऊपर और भी ध्यान रखना है, वो मैं बता दूं, OMR।
कई बार क्या होता है कि ओएमआर के अंतर्गत जो आपके गोले भरे होते हैं उसके अंदर देखो डर तो है, परीक्षा का भय तो है, हम क्या करते हैं कि गोले भरते भरते कई बार ऐसे देखते कि इधर अंगुली तो अपने तीसरे प्रश्न पर चल रही है, तीसरे में अपने बी सही है, और इधर अपन क्या कर दे कि तीसरे की जगह पे चौथे के अंदर बी के ऊपर अपन ने घोड़ा कर दिया। अब अपन अंगुली अंगुली पकड़ के आगे चल रहे हैं ना, तो जब तक यहाँ पे प्रश्न पकड़ में नहीं आएगा तब तक हमारी ओएमआर गलत ही बढ़ती जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, एक प्रश्न पढ़ो, एक गोला भरो, दूसरे प्रश्न का गोला भरते समय वापस ध्यान रखो कि प्रश्न की संख्या और इधर ओएमआर में संख्या समान है कि नहीं है। जैसे अंगुली से पकड़ते पकड़ते आगे नहीं लिखना कि ये संख्याएं पढ़ पढ़ करके क्या करने आपको गोले भरने। मैं कह रहा हूं कि कम से कम 10 से लेकर के 20% बालक ऐसे होते हैं जो एग्जाम में ओएमआर सीट की वजह से रह जाते हैं। वो आकर के कहते हैं कि मेरी इस प्रश्न में त्रुटि हो गई, इसकी वजह से मेरे 10 प्रश्न खराब हो गए, इसकी वजह से हमारे 15 प्रश्न खराब हो गए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि ओएमआर अंगुलियों से ऐसे नहीं भरनी है। ये बाकी आपको पता है 5वां घोड़ा आपको भरना है, जो भरना ही भरना है, नहीं आ रहा है छोड़ना है कि भी नहीं है ना, वो तो लास्ट का काम रहेगा। इसके बाद में आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना, ये तो हो गई आपके ओएमआर की बात, ये ध्यान रखना हम पेपर जो है सोल्व करना कहां से शुरू करेंगे। देखो मेरा तो व्यक्तिगत निर्णय है कि तुम पहले प्रश्न से ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, लेकिन एक साइकोलॉजिकल तरीका है कि आपके जितने भी पार्ट हैं उसके अंदर, चाहे आपके मैथ्स आ रही हो, चाहे इंग्लिश आ रही हो, चाहे करंट वाला भाग आ रहा हो, चाहे आपके जीके वाला पार्ट आ रहा हो, आपको यह ध्यान रखना है जो पार्ट आपका सबसे ज्यादा मजबूत है ना उसको आप पहले सोल्व करो। कारण क्या होगा कि पहले 10-15 प्रश्न के आंसर आपको आ गए ना तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि पेपर मुझे आ रहा है। लेकिन पहले से 5-7 प्रश्न शुरू के 5 प्रश्न पढ़े और अपन को एक भी नहीं आया तो वहीं से अपना कॉन्फिडेंस गिर जाएगा कि अब तो क्या ही करेंगे पेपर के अंदर, फिर भावुक हो जाएंगे है ना, फिर अपन इमोशनल होकर के पेपर को ऐसे भरना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, अपने आप में आत्मविश्वास भरने के लिए उस पार्ट को आप पहले सोल्व करो जो पार्ट आपको सबसे मजबूती से आता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ऊपर होने की वजह से आगे का जो आपका पेपर है वो आपको क्या रहेगा, सही दिखेगा। ये भी ध्यान रखना है। एक टाइम मैनेजमेंट का तो आपको ध्यान रखना ही है, समय आपका निर्धारित होगा, उसी समय में आपको पूरा का पूरा पेपर भी करना है। तो किस प्रश्न के ऊपर कितना चिंतन करना है ये भी आप पहले तय करके रखें। एग्जाम हॉल में जैसी आपको सिचुएशन रखे उस हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। मैं तो नहीं कह सकता कि एक प्रश्न को इतने मिनट्स देने या इतने सेकेंड्स देने, वो आप तय करोगे कि कौन से पार्ट को कितना समय देना है और कौन से पार्ट को कितना समय नहीं देना है, क्योंकि वो आपने तैयारी अपने स्तर पर कर रखी है। तो ये कुछ बातें हैं। अब आप ये सोचोगे कि ऐसे वीडियो तो सर सारी चैनलों पर आ रहे होंगे, तो सारी चैनलों के वीडियो में और हमारे में डिफरेंस क्या है? कि मैंने आपको मेन मोटिव बताया है कि हम कौन सी, ये कोई गलती नहीं करता है कि अपना जो है रोल नंबर गलत भर दिया। हम सबको पता है, हम एग्जाम रूम में बैठ रहे, हम रोल नंबर सही भरेंगे, घोड़े सही भरेंगे, हमें पता है, ये सारी चीजें पता है। लेकिन यहाँ पे आपको भावात्मक रूप से मजबूत रहना है, संवेगात्मक रूप से मजबूत रहना है ना। कितने प्रश्न करने हैं, कितने नहीं करने हैं, ये इस आधार पर तय करना है पेपर कैसा आया है। ये सारी चीजें आपको एग्जाम रूम में बैठ करके तय करोगे। अभी मैं तय नहीं कर सकता कि पेपर कैसा आएगा और आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, ये मैं पहले कैसे बता सकता हूं जब तक पेपर नहीं आया। तो कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता, ये निर्णय आपको स्वविवेक से लेना पड़ेगा, और स्वविवेक के लिए भी हमें चिंतन करना पड़ता है। और मैं वापिस कह रहा हूं कि चिंतन के लिए क्या लेना पड़ेगा, ब्रेक लेना पड़ेगा। तो आप कम से कम 24 घंटे का ब्रेक व्यक्तिगत रूप से, है ना, आपके अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी जो है आपको थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि आपके पेपर की संभावनाएं थोड़ी सी और क्या हो जाए, बढ़ जाए। बाकी आपने तैयारी अपनी मजबूती कर ही रही है। हमारे अपने चैनल के ऊपर भी रोज मैराथन क्लासेस चल रही है, आपको 12-15 क्लास जो है अवेलेबल करवा दी। उस क्लास में से आपको वैसे बहुत सारा बेनिफिट्स जो है एग्जाम के अंतर्गत मिल जाएगा। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिना डर से, बिना चिंता के, मस्ती के साथ, आनंद के साथ पेपर देने के लिए जाना। और ये आनंद 12 घंटे से पहले ही शुरू कर देना, ताकि पेपर के अंदर भी मस्ती से बैठो तो आप व्यवस्थित तरीके से सोच पाओ। पढ़ते पढ़ते ही एग्जाम हॉल के अंदर मत चले जाना, इससे आपको कहीं ना कहीं हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है, हल्की फुल्की क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। और कहीं हमारी महीनों की मेहनत के ऊपर एक गलती की वजह से पानी भी फिर सकता है। तो इसीलिए अपन को ये छोटी मोटी गलतियां नहीं करनी है। बाकी किसी ने तैयारी की नहीं है और शौक से फॉर्म भरे, तुम तो जाकर के सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट करके आ जाना, क्या फर्क पड़ता है। जब तैयारी कर ही नहीं रखी तो फिर 10 सही करो कि 100 सही करो, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो वो तो करना, लेकिन जिसने तैयारी कर रखी है ना, वो इस प्रकार की त्रुटि नहीं करेगा, इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करेगा। ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एग्जाम सेंटर का भी ध्यान रखना, थोड़ा सा आउट ऑफ आ रहे हैं तो जहां आपका एग्जाम हो वहां पे एक दिन पहले पहुंच जाना, या फिर लेट पेपर हो तो सुबह तक अर्ली मॉर्निंग पहुंचने का प्रयास करना, क्योंकि सेंटर वगैरह ढूंढने में भी समस्याएं रहती है। तो ये ध्यान रखना। बस इन 3-4 बातों के अलावा आपको और किसी बात का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने अपनी तैयारी मजबूत कर रखी है और आपका खुद का विश्वास भी कह रहा होगा कि आप चयन निकाल लोगे, आप अपनी सीट को जो है
निर्धारित कर लोगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारी संस्थान की तरफ से आपको भरपूर शुभकामनाएं हैं। आप मन लगा करके पेपर दें और भगवान आपका परीक्षा हॉल में भी साथ दे, नेचर आपका सपोर्ट करें और जिस लक्ष्य के लिए, जिस विश्वास के लिए, जिस आशा के लिए आप एग्जाम में बैठ रहे हो, वो आपका विश्वास 100% सफल हो, आपकी आशाएं 100% सफल हो और आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। ऐसी हम आपकी आशाएं भी करते हैं, ऐसी भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।